हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक सुधारों की जो 1991 में भारत सरकार ने अपनाए थे। इसे हम नई आर्थिक नीति या फिर एलपीजी की नीति के नाम से भी जानते हैं। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि नई आर्थिक नीति अपनाने के पीछे सरकार के क्या कारण रहे थे। तो पहले तो समझते हैं आर्थिक सुधार का मतलब क्या है या कब सरकार ने इसको अपनाया था। तो नए आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। नई आर्थिक नीति या जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये 1991 में भारत सरकार ने अपनाई थी। इसका एक और नाम है जिसको हम समटाइम एलपीजी की नीति भी बोलते हैं। एलपीजी का मतलब यहाँ पे कोई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है, एल मीन्स है लिबरलाइजेशन, और पी मीन्स है प्राइवेटाइजेशन, और जी मीन्स है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। या जिसको हम लिबरलाइजेशन को हम बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी भारत सरकार ने 1991 के अंदर जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसको उसने एलपीजी की नीति के नाम से या नई आर्थिक नीति के नाम से कहा है। तो यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या नई आर्थिक नीति सरकार को क्यों अपनानी पड़ी, क्या ऐसे रीजन थे या किन वजह से सरकार को अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार करने पड़े। तो पहले तो इसकी पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि 1991 से पहले सरकार किस प्रकार की नीतियों को फॉलो करती थी। यानी 1991 से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के यहाँ पर प्रतिबंध लगाए हुए थे और किन क्षेत्रों को छूट दी हुई थी। तो हम देखते हैं पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही थी और ऐसे क्या रीजन रहे या क्या कारण रहे कि भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव करने पड़े। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद और 1991 से पहले की बात, यानी स्वतंत्रता तथा 1991 से पहले की हम बात करें और आप जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसके अंदर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। यानी भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि आप जानते हैं कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, इन सब देशों के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और क्यूबा हो गया, पोलैंड हो गया, चाइना हो गया, सोवियत संघ हो गया, या आपका जो अगर हम करंट बात करें तो आपका रशिया हो गया। तो इन देशों में इस्तेमाल होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत सरकार ने क्या करा था, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के ही मिक्सअप रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया था। यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र दोनों को ही मिलकर काम करने की यहाँ पे आज़ादी थी। लेकिन सरकार का झुकाव जो था वो ज़्यादा था समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और यही झुकाव भारत सरकार या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समस्या बनकर उभरा। अब समस्या किस प्रकार की बनी, एक तो
1991 से पहले भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और साथ ही जनसंख्या विस्फोट की समस्या, यानी कि बहुत बड़ी समस्या भारत सरकार को फेस करनी पड़ रही थी। गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और जनसंख्या विस्फोट। और ये हुआ क्यों? क्या रीज़न थे कि भाई हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और महंगाई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सामने आ रही थी? एक तो सबसे बड़ा कारण था कि सरकार ने जो ज़्यादा ध्यान सरकारी क्षेत्र पे दिया, यानी सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा अहमियत दी, उसकी वजह से क्या हुआ? एक तो सरकारी क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को उत्पन्न नहीं कर पाया। दूसरा, जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे लोग बेरोजगारी के अंदर भी आने लगे, यानी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने आप को, यानी बंद अर्थव्यवस्था भी इसके पीछे एक बड़ा कारण रही। यानी भारत सरकार ने क्या करा कि एक तो विदेशी कंपनियों को भारत में आने और भारतीय कंपनियों को विदेश में जाने पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। यानी बंद अर्थव्यवस्था जब सरकार ने अपनाई तो इसके अंदर उसने कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया और इन कड़े प्रतिबंधों की वजह से ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो कच्चे माल, क्योंकि भारत के पास इतना सारा कच्चा माल नहीं था जिससे वो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन कर सके। दूसरा, जो देश के अंदर डिमांड थी, यानी कि जो मांग थी, उस मांग को पूरा करना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं था। दूसरा, हमारे पास तकनीक इतनी बेहतर नहीं थी कि हम सस्ती दर पर या कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करके लोगों को रोजगार दे सकें। ये भी एक समस्या थी। साथ ही भारत सरकार के पास 15 दिनों का विदेशी मुद्रा कोष, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मनी बोलते हैं, विदेशी मुद्रा कोष, इतना भी नहीं था कि वह पेट्रोल तथा डीजल का विदेशों से आयात कर सकें। यानी भारत सरकार के पास इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि उसके पास 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था कि वो विदेशों से पेट्रोल और डीजल मंगा सकें। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण कड़े प्रतिबंध ही थे, यानी बंद अर्थव्यवस्था का अनुसरण ही था। अगर भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने की अनुमति दी होती या भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए नियमों के अंदर छूट दी होती या कड़े प्रतिबंधों को में ढील दी होती, तो हमारे पास विदेशी जो मुद्रा कोष है इसकी कमी नहीं फेस करनी पड़ती। तो हुआ क्या कि जो सरकार ने बंद अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया, उस अनुसरण करने से ही एक तो हमें विदेशी मुद्रा कोष की समस्या का सामना करना पड़ा और रोजगार ना उत्पन्न होने से बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ी। साथ ही मांग के हिसाब से उत्पादन का ना होना भी महंगाई का एक बड़ा कारण था। जनसंख्या जिस गति से बढ़ी उस गति से हमने अपने उद्योगों को नहीं बढ़ाया या रोजगार उत्पन्न नहीं किए। साथ ही हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज नहीं किया या तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया। और भी ऐसे कई कारण थे जिसके अंदर आप बोल सकते हैं लाल फीताशाही, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार,
साथ ही कामचोरी, ये भी एक बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से हमारी जो सरकारी क्षेत्र था, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। यानी सरकारी कार्यालयों में जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार था, कामचोरी थी, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर पा रही थी। और विदेशी मुद्रा, हमारे पास जो ऋण थे उसकी भी समस्या हमें फेस करनी पड़ी। यानी कि हमें जो विदेशी ऋण थे, विदेशी ऋणों का भी हमें संकट देखने को मिला। यानी विदेशों से हमें ऋण प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो विदेशी ऋणों का भी संकट हमें देखने को मिला। दूसरा, कड़े प्रतिबंध होने की वजह से, बंद अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने की वजह से, सरकारी क्षेत्र को अधिक महत्व देने की वजह से भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के इच्छुक नहीं थे। विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश करने में रुचि ना लेना। तो हमने देखा कि भाई 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जनसंख्या विस्फोट, साथ ही अर्थव्यवस्था, जो बंद अर्थव्यवस्था का अनुसरण करना, सरकार द्वारा कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना, और विदेशी मुद्रा रिजर्व कोष का 15 दिन के लिए भी हमारे पास भंडार ना होना, साथ ही लाल फीताशाही, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, कामचोरी, भाई भतीजावाद, ये ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से सरकार के लिए मजबूरी थी कि भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार करने चाहिए। विदेशी ऋणों का संकट भी, हमें विदेशों से ऋण प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने में रुचि नहीं ले रहे थे। अब रुचि ना लेने के पीछे कारण भी कड़े प्रतिबंध ही थे। अगर भारत में इन्वायरमेंट ऐसा होता है या सरकार ने वातावरण इस प्रकार का जनरेट किया होता जिसके अंदर विदेशी निवेशकों को सुविधा होती कि हम भारत में अगर निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें कच्चा माल, सस्ती लेबर, साथ ही हमें वहाँ पे ज़मीन या बाकी जो प्रतिबंध है, टैक्स में छूट है, वो सब चीज़ें मिलेंगी, तो शायद विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं। तो ये सब ऐसे रीजन थे जिसने आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि को जन्म दिया और भारत सरकार के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अपना अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े लेवल पर सुधार करें। तो यहाँ पे तो हमने देखा था कि क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार को आर्थिक सुधार करने पड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एलपीजी की नीति है क्या, और एलपीजी की नीति के अंतर्गत सरकार ने किन क्षेत्रों पर से प्रतिबंध हटाया, किन क्षेत्रों पर प्रतिबंध अब भी है, और उसमें सरकार ने किस किस प्रकार के नियम, कायदे, कानून में छूट दी है, और उसका करने से, एलपीजी की नीति को अनुसरण करने से क्या भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिला या भारतीय अर्थव्यवस्था को उससे नुकसान हुआ। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।